हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आई होप आपको अच्छे लग रहे होंगे मेरे सारे लेक्चर जो हम हमारे इस चैनल के ऊपर करवा रहे हैं। और ऊपर से हमारी जो नोट्स की जो प्रैक्टिस शुरू की अभी हमने, वो भी अच्छे से लग रही होगी आपको। थोड़े से नोट्स जो है मैंने अपने हाथों से ग्राफिक पैड के ऊपर लिखे हैं, तो थोड़े से आपको थोड़े हैंड राइटिंग में थोड़ा सा फर्क दिखेगा, पर आपको समझ में तो आ ही रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं इनको रीड कर रहा हूँ मैं आपके सामने, ताकि आपको बाद में जब नोट्स आप टेलीग्राम से जब ले लोगे, ये टेलीग्राम चैनल है गाइस, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे आपको जो भी नोट्स चाहिए वो सारे ही आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल गाइस, आप इसको देखकर यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। डीएनएफ ब्लॉक की बात करेंगे। डी ब्लॉक के बारे में पहले बताऊंगा कि इसमें पहले कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। इसमें एन एस 0 से लेके 2 तक रहता है। फिर n-1 डी, डी का जो होता है 1/1 से लेके 10 तक हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मैं कह रहा हूँ। ठीक है, एक्सेप्शन देख सकते हो आप क्रोमियम का। क्रोमियम के अंदर आपको याद रखना है, क्रोमियम के अंदर 4s1 और 3d5 ये होता है। S1 इसमें होता है। उसका सी यू की अगर मैं बात करूंगा, उसमें 4s1 होता है, 3d10 होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी। पीडी की अगर मैं बात करूँ तो पीडी का जो है एक्सेप्शन है कि इसमें जीरो में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। इसके अंदर डी के अंदर आपके पूरे चले जाते हैं। तो आपका अगर मैं बात करूं, ये सब चीजें इसलिए पॉसिबल है, ये आपको एक्सेप्शन इसलिए याद रखने हैं कि क्वेश्चन में डायरेक्ट इनका कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेता है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन तो इनका NS 0 से लेके 2 तक है, N-1 डी 1 से लेके 10 तक है। पर एक्सेप्शन की अगर मैं बात करूँ, क्रोमियम की अगर मैं बात करता हूँ तो 4s1 से 3d5। कॉपर की अगर मैं बात करूँ 4s1 से 3d10 का। पीडी की अगर मैं बात करूँ 5s0 से 410। ठीक है, 4d10। ओके, उसके बाद बात करेंगे जेरियम, कैडमियम और मरकुरी की। यहाँ पे अगर बात हो रही है तो मर्क्यूरी की अगर यहाँ पे बात हो रही है, तो इनके बारे में अगर मैं बता दूं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाता है। क्यों नहीं कहलाता है? इनके अंदर जो लास्ट का जो डी ऑर्बिटल है इनका पूरा भरा हुआ रहता है। कॉन्फ़िगरेशन इनकी जो डी ऑर्बिटल की है वो 10 D10 देखने को मिलती है आपको कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जेरियम, कैडमियम और मर्क्यूरी। ठीक है, उसके बाद एजी सिल्वर की अगर बात करूँ, ट्रांजिशन एलिमेंट है क्योंकि इसके अंदर पार्शियली फिल डी ऑर्बिटल इनके अंदर देखने को मिलता है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल आपको देखने को मिलेगा, तब आपका ये पॉसिबल होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से हम कर रहे हैं। साइज की अगर मैं बात करूंगा, थर्ड ऑर्बिटल की अगर बात करूंगा, तो उसमें डायरेक्टली कम हो जाती है। SG, Y और LA से मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कम हो जाता है। ठीक है, SG, Y और LA। SG का मतलब क्या है मेरा, इससे स्कैंडियम, विट्रियम और कर सकते हो। LA का क्या आ जाएगा, लैंथीनियम। ये तो लैंथीनियम की अगर मैं बात करूँ, डी एलिमेंट है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि F ब्लॉक एलिमेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा जो है डी वाले ब्लॉक का एलिमेंट है, तो प्लीज इसको याद रखना। ठीक है, और उसके बाद स्कैंडियम और एट्रियम। स्कैंडियम जो हमारी साइकिलिंग है, बाईसाइकिल के अंदर यूज होता है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। फोर्थ से लेके 12th ग्रुप तक अगर मैं बात करूंगा, तो आपको यहाँ पे 3D और 4D का जो साइज है डिक्रीज देखने को मिलेगा। पर यहाँ पे 4D और 5D के जो है इक्वल देखने को मिलेगा। क्यों? इनके अंदर लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। क्या आ जाता है? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे 3D सीरीज की। अगर मैं बात करूंगा 3D सीरीज में आपका 3D सीरीज की यहाँ पे बात कर रहा है, तो उसमें क्या बोल रहा है, FeCO और निकल। 3D सीरीज की अगर बात कर रहा है तो Fe की क्या बात कर रहा है, आयरन, कोबाल्ट और निकल। इनकी जो साइज होती है वो सिमिलर होती है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। 3D सीरीज की अंदर बात कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको पीरियड, फोर्थ पीरियड की जो एलिमेंट है इसमें FeCO और निकल की यहाँ पे बात कर रहा है, ये हमारे 3D सीरीज में आते हैं। ओके, तो इनकी जो है निकल, कैडमिनियम और ये जो चीजें हैं वो हमारी कैसी होती है, कैसी देखने को मिल रही है आपको, इनका जो साइज है सिमिलर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी की। अगर मैं बात करूंगा, स्कैंडियम की सबसे मिनिमम होती है और मेरी जिंक की कैसी होती है, सबसे मैक्सिमम। कहाँ पे होती है? मैक्सिमम। कैल्शियम, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की यहाँ पे बात कर रहा है। एल आना चाहिए था यहाँ पे, सी लिख दिया किसी ने, एल है ये। ओके, एक मिनट। ठीक है, तो ये एल है। ठीक है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये स्कैंडियम, एट्रियम और लैंथीनियम जो है हमारा क्या है,
एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं इनकी 5D सीरीज में। एलिमेंट इज मैक्सिमम ड्यू टू द, किसके वजह से मैक्सिमम, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है, ये भी ढंग से लिखा नहीं है, यहाँ पे भी मिटा दो इसको, एल को अच्छे से लिखा नहीं है यहाँ पर, ये मेरा लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की यहाँ पे बात हो रही है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। स्कैंडियम, एट्रियम और लिथियम जो 5D एलिमेंट के होते हैं मैक्सिमम ड्यू टू द लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ओके। फाइनल ऑर्डर ऑफ 3D सीरीज की अगर मैं बात करूंगा, स्कैंडियम, स्कैंडियम, वैनेडियम, क्रोमियम, और उसके बाद ये जैसे एंडियम के और ट्रीशियम आना चाहिए, ट्रीशियम मेरा यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया ट्रीशियम, फिर उसके बाद मैग्नीस, उसके बाद निकल, निकल के बाद यहाँ पे मैग्नीस के बाद मेरा आयरन और कोबाल्ट आना चाहिए था, डायरेक्ट निकल आ गया। फिर उसके बाद बात करूंगा निकल, निकल आ गया, कॉपर, सॉरी सीयू कॉपर, ओके कॉपर, फिर उसके बाद क्रोमियम, फिर Fe का मतलब आयरन, और उसके बाद मेरा जो है आपको देखने को मिल रहा है जिंक, ठीक है, तो यहाँ पे जिंक आना चाहिए था। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की, अगर मैं बात करूंगा तो आपको इसमें ये चीजें प्लीज याद रखनी है। क्रोमियम की ज्यादा होती है Mn से, क्रोमियम की मेरी ज्यादा होती है Mn से, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और Ie2 में अगर मैं बात करूंगा तो क्रोमियम के अलावा जो है कॉपर जो होगा, कॉपर नहीं, आपका ये क्या है, हाँ ये कॉपर है, कॉपर की जो है मेरी ज्यादा होगी Zn से, तो ये चीज याद रखना है, ये दोनों भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट की, अगर मैं बात करता हूँ मैग्नेटिक मूवमेंट की, आपको इस तरीके से याद रखना है कि जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उतना उसका समथिंग आपका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो क्रोमियम 2+ में 3D4 में होता है तो 4 पॉइंट समथिंग, क्रोमियम +3 में 3D3 में होता है तो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है। इस तरीके से ब्रास के अंदर आपको कॉपर 60% और जिंक 40%। जर्मनियन स्टील में कॉपर, जिंक और निकल की अगर बात करूंगा तो कॉपर 1 है, जेडन, जेडन मतलब जिंक, जिंक कितना है मेरा 1 है, और निकल कितने हैं 2 है। तो उसके बाद ब्रोंज की अगर मैं बात करूं, कॉपर और जो है मेरा एसएन का मतलब क्या होता है, पता होगा आपको एसएन का मतलब क्या होता है, हाँ टीन होता है, टीन, टीन होता है, एसएन का मतलब होता है टीन, ठीक है, ये याद रखना, टीन है। तो कॉपर और टीन जो है ब्रॉन्ज से बने होते रहते हैं, तो ये समझ में आ गया, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये मेरा डी ब्लॉक एलिमेंट है। उसके बाद जर्मन सिल्वर में सिल्वर कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, बाकी सब देखें कॉपर, जिंक और निकल, और ब्रास के अंदर कॉपर और जिंक का देखने को मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये याद रखना है, ठीक है, जो भी मैंने बता रखे। उसके बाद कैटालिटिक प्रॉपर्टी कौन कौन शो करता है, Fe ऑक्साइड, V2O2, निकल एंड हाइड्रोजन, पैडमिनियम Cl2, PdCl2, ये मेरे कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो जब मेरा अमोनिया बनाना होता है तो Fe ऑक्साइड को करेंगे, SO3 बनाना होगा तो हाफ O2 की यहाँ पे बात करेंगे। वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी बना होगा, डालडा देखा होगा आपने, डालडा घी वगैरह देखा होगा ना, तो आपका निकल और वाटर को यूज करते हैं। आपका इथाइलिन से आपको मतलब कंपाउंड बनाना है आपका फंक्शनल ग्रुप, तो PdCl2, ये आपको ऑर्गेनिक में भी देखने को मिलेगा, ये आपकी रिएक्शन में, तो आपको इसको याद रखना है, फॉर्मेशन ऑफ द, इसको भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, Cu2+ इज मोस्ट स्टेबल इन एक्वस मीडियम, तो याद रखना है Cu+2 मेरा कैसा है, एक्वस मीडियम में सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल है। Mn की अगर मैं बात करूँ 3d5 4s2, ये इसका ये होता है, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से 2 से लेकर 7 तक होता है। फॉर Mn2+ के लिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी याद रखना है, जितना भी दे रखा है इस नोट्स के अंदर वो आपको याद रखना ही रखना है। उसका मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी की यहाँ पे बात करता हूँ मैं, तो ये डाउन द ग्रुप जा रहे हैं ना, तो डाउन द ग्रुप अगर मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डाउन द ग्रुप अगर आप जा रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट आपका डिक्रीज होता है। उसके बाद स्कैंडियम, यट्रियम और लिथियम, ये सेम चीज यहाँ पे भी देखने को मिलती है, आपको डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट आपको डिक्रीज होते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद करते हैं कॉपर, Cu और Hg की यहाँ पे बात कर रहे हैं, कॉपर Au, कॉपर के बाद क्या जाता है, कॉपर के बाद दे रखा है मेरे को Au मतलब गोल्ड दे रहे हैं, इसमें आपको एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है। ऐसे तो आपका डाउन द ग्रुप आपका कॉपर, Ag और Au आना चाहिए था, तो इसमें इंटरचेंज हो गया है। Au मतलब आपको पता है Au क्या होता है आपका, Au आपका गोल्ड होता है और Ag आपका सिल्वर होता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सिल्वर और गोल्ड में यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल गया, और मेल्टिंग पॉइंट की बात यहाँ पे आ गई। En के एक्सेप्शन देख सकते हैं, सीरियम, कैडमियम और मर्क्यूरी की अगर मैं बात करूँ डाउन द ग्रुप मेरा En यहाँ पे
देखने को मिलता है आपको बढ़ते हुए। ऐसे तो डाउन द ग्रुप आपका ईएन घटता है, पर यहाँ पे आपको डाउन द ग्रुप ईएन एकदम बढ़ते हुए देखने को मिलता है। ये एक्सेप्शन आ गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, K2Cr2O7 की यहाँ पे बात करेंगे। CrO4 माइनस पीजिंग का पीएच देखने को मिलेगा ज्यादा और 7 से कम देखने को मिलेगा तो CrO7 माइनस में। और अगर आपको इसको एसिडिक मीडियम से बेसिक मीडियम में डालना होगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा। CrO4 माइनस येलो कलर से ऑरेंज में कर जाएगा, स्टेबल इन बेसिक मीडियम, स्टेबल ये जो मेरा बना है वो स्टेबल इन एक्वस मीडियम। रेडॉक्स रिएक्शन शो करता नहीं करता है, ये पीएच चेंजेस शो करता है। उसके बाद कैसे फॉर्मेशन होगा, इसके अंदर दो चीजें बता दी आपको। Na2Cr2O7 जो कि प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है, K2Cr2O7 मेरा प्राइमरी स्टैंडर्ड है। और इनके अंदर स्टेबिलिटी की यहाँ पे बात करें, सोल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम जो है इनका हाइड्रेशन एनर्जी और सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, उसके बाद इसलिए स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होती है Na2 की Cr2O7 की। हाइड्रोस्कोपिक नेचर नहीं होता ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे MnO4 माइनस जो कि मेरा बेसिक मीडियम में डार्क ग्रीन और पैरामैग्नेटिक होगा। MnO4 माइनस प्लस MnO2 प्लस 4 जो कि एसिडिक मीडियम में वॉयलेट और ग्रीन होगा, वॉयलेट और ग्रीन देखने को मिलेगा, डायमैग्नेटिक देखने को मिलेगा। तो प्लीज इसको याद रख लेना, मेरा कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है, इनके कलर भी याद रखना। डार्क ग्रीन होते हैं इसके और इसके होते हैं वॉयलेट और ग्रीन देखने को मिलता है आपको, ठीक है। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बट द टेम्परेचर डिपेंडेंट वीक पैरामैग्नेटिक, अगर ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है आपको टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा तो पैरामैग्नेटिज्म शो करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट बात करेंगे इंपॉर्टेंस जो कि K2Cr2O7 और MnO4 की इंपॉर्टेंस देखेंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर मैं बात करूंगा तो Mn+4 O4 माइनस और Cr2O7 जो +6 में है वो ज्यादा स्टेबल है। MnO4 ज्यादा स्टेबल है मेरा Cr2O7 से, ठीक है। MnO4 बड़ा है, फिर उसका Cr2O7 और VO2 प्लस आपको देखने को मिलेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है MnO4 Cl2 Cr2O7 और VO2 प्लस जो कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं MnO4 माइनस जो है एसिडिक मीडियम में Mn2 प्लस में Cl माइनस से Cl2 में आपका कन्वर्ट होता है। MnO4 माइनस की बेसिक मीडियम की अगर मैं बात करूंगा तो आपका I माइनस IO3 माइनस में हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जगह पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, प्लीज इसको याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद Cr2O7 2 माइनस की अगर मैं बात करूं I माइनस से I2 बनेगा, Cl माइनस से Cl बनेगा, Cl माइनस से Cl नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl2 की ज्यादा होती है Cr2O7 से, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम Cr2O7 की अगर मैं बात करूं, CO2 के साथ नो रिएक्शन, SO2 के साथ ग्रीन, कॉपर के अंदर कन्वर्ट होता है, KH के साथ येलो, Cr2 और CrO4 2 माइनस के अंदर देखने को मिलता है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद HOS मतलब हाइड्रो, HOS का मतलब क्या होता है आपका, हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्टेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। Mn कैन बी स्टेबल इन प्रेजेंस ऑफ द मर्क्यूरी लाइक EN लाइक FNO। तो मेरा Mn जो है प्रेजेंस ऑफ द मर्क्यूरी के अंदर भी आपको स्टेबल होगा, जैसे कि एलिमेंट की बात कर रहा है फ्लोरीन और ऑक्सीजन, पर Mn इज मोर स्टेबल विद द ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू द F ड्यू टू द मल्टीपल फॉर्मेशन ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ O। ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो प्लीज इसको याद रख लेना कि Mn ज्यादा से दोनों के अंदर स्टेबल देखने को मिलता है, मर्क्यूरी इन प्रेजेंस ऑफ द EN लाइक फ्लोरीन और ऑक्सीजन के। पर स्टेबल किसके साथ रहता है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में भी कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन क्या मल्टीपल फॉर्मेशन और कैपेबिलिटी रखता है। उसके बाद डाउन द ग्रुप आपका जो है ऑक्सीडाइजिंग स्टेट, हायर ऑक्सीडाइजिंग स्टेट देखने को मिलता है, स्टेबिलिटी भी इंक्रीज देखने को मिलती है। क्रोमियम +2 मोलिब्डियम +3 और ये +4। तो इसलिए क्या हो जाता है, मेरा Cr2 से लेस स्टेबल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर मैं बात करूंगा तो रिड्यूस इजीली हो जाते हैं। और ये बाकी के जो MnO3 और W को क्या बोलते हैं आपको पता होगा, टंजस्टेंट कहते हैं इसको। W को जो है क्या कहते हैं, टंजस्टेंट, टंजस्टेंट क्या कहते हैं इसको, टंजस्टिंग कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, टंजस्टिंग कहते हैं इसको, टंजस्टिंग कहते हैं। तो ये मोर स्टेबल एट +C, नॉट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, मेरा बिल्कुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करता है। अभी बात करेंगे हम F ब्लॉक की, यहाँ पे D ब्लॉक हमारा हो गया है। F ब्लॉक की अगर मैं बात करूंगा, F ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो, इस तरीके का जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है F ब्लॉक में। उसके बाद
एक मिनट गाइस, से डी ब्लॉक आ गया। तो एफ ब्लॉक की अगर मैं बात करूंगा, एफ ब्लॉक का आपका जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है n-2 f, जो कि 0 से लेके 14 तक देखने को मिलता है आपको। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा n-1 डी की अगर मैं बात करूंगा 0 से लेके 1 से लेके 2 तक आपको देखने को मिल रहा होगा। n-1 डी स्क्वायर जो कि 6d ओनली, जो th का मतलब है मेरा, यहाँ पे th का मतलब है ट्रो थोरियम, थोरियम क्या नाम है इसका, थोरियम, जो कि मेरा एक्टिनाइड सीरीज के अंदर देखने को मिलता है आपको। एक्टिनाइड सीरीज में थोरियम की यहाँ पे बात कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं गैलिडोनियम, जीडी की यहाँ पे बात कर रहा है, तो ये मेरा कैसा है, गैलिडोलियम है। इसके कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है आपको, 4f7 5d1 6s2, ये आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। और जो सी क्या है मेरा, क्रीशियम और गैलिडोनियम, और एलयू की अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरा लूथियम। तो ये जो है मेरे 5d1 होते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक्टिनाइड में जो कि अभी मैंने बात की थोरियम, जो कि मेरा D2 में आ जाता है। उसके बाद पी की अगर पी ए की अगर बात कर रहा है तो पी ए मेरा क्या हो जाता है बता सकते हो आपको, पोटेशियम, पोटेशियम। उसके बाद यूरेनियम, उसके बाद नेप्थेलियम, उसके बाद ये सीएम की अगर क्रूनियम, क्रूरियम। और उसके बाद एल आर की अगर बात कर रहा है तो ए लार्सेनियम, लार्सियम, लार्सियम। इनके अंदर 3D 6D1 आपको देखने को मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे जो नाम मैंने बोले हैं, बहुत डेंजर डेंजर नाम थे। उसके बाद IE1 और IE2 जो एनसीईआरटी में दे रखा है, तो IE1 के अंदर 600 किलो जूल दे रखा है और IE2 की 1200 किलो जूल, जो कि वैल्यू इज सिमिलर एज अ कैल्शियम के अंदर देखने को मिलते हैं। ओके, वैल्यू ऑफ IE3 फॉर द लूथियम और फॉर द लैंथीनियम, गैलोडोनियम और लूथियम, ये जो एबनॉर्मली लो होती है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसका लैंथेनाइड की अगर मैं बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन फिल इन 4f, एक्टिनाइड में इलेक्ट्रॉन फिल इन 5f। इनके अंदर जेड इफेक्टिव ज्यादा देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्शन अकर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, जेड इफेक्टिव मोर द कॉन्ट्रैक्शन देन द लैंथेनाइड एक्टिनाइड में देखने को मिलता है। ओके, कॉमन ऑक्सीडाइजिंग स्टेट इनके अंदर +3 है, वेरिएबल ऑक्सीडाइजिंग स्टेट जो बिल्कुल भी शो नहीं करता है। इनके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडाइजिंग शो करता है मैक्सिमम 0+7 होगी, शो बाय द एनपी। क्या हो जाता है, एनपी का नाम क्या है बता सकते हो आप, नेप्थीनियम। और पीयू का मतलब है, पीयू का मतलब है प्लूटोनियम। क्या नाम है, प्लूटोनियम। न्यूक्लियर वेपन्स में हम यूज करते हैं उसको, एक्टिनॉइड की। तो ये प्लूटोनियम, नेप्थीलियम और प्लूटोनियम जो है शो करते हैं। साइज ऑफ एक्टिनॉइड ज्यादा होती है लैंथेनाइड से, ईएन क्या हो जाती है एक्टिनॉइड की कम हो जाती है, मोर बेसिक ओएस देन द लैंथेनाइड। ओके, और ईएन भी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूंगा, मोर रिएक्टिव देन द लैंथेनाइड। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम एंथोलाइट का। अगर आप उस ग्रुप में जाओगे तो आपका साइज कम होगा, ईएन ज्यादा बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर घटेगा। ओके, आपके लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में M3+ मेटल आयन की बात कर रहा है। लैंथेनाइट आर कलर, जो मेरे कलर होते हैं, M+3 की अगर बात करें मेटल की यहाँ पे बात कर रहा है, तो मेरा लूथियम और 3+ और एल्यू, लैंथीनियम, लूथियम और लैंथीनियम और लूथियम की अगर मैं बात करता हूं तो आपका जो है कलरलेस है, कलरलेस है। और लूथियम 3+ और Cl+4 YB की बात करूंगा, YB क्या हो जाता है मेरा, जो कि E3Bm बोलते हैं और इसको बोलते हैं लूथियम। तो ये चीज आपको पता होगी कि क्या हो जाता है ये लूथियम वगैरह। तो ये मेरा क्या हो जाता है, डायमैग्नेटिक है, प्लीज इसको याद रख लेना। +3 +4 +2 +3 के अंदर आपके कैसे है, डायमैग्नेटिक है। नेक्स्ट बात करते हो क्लोरीन +4 से +3 में चले जाएगा E0, जो कि इसका पॉजिटिव देखने को मिलता है ऑक्सीडेशन से। एनालिटिकली रिएजेंट इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम के अंदर एनालिटिकली रिएजेंट इन एक्वस मीडियम आपको देखने को मिलता होगा। इसी के साथ आपको पूरा DNF ब्लॉक खत्म होता है गाइस। आई होप आपको ये नोट समझ में आ गए होंगे। उनको आप एक बार देख लेना और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।